सदर जो विधानसभा है 142, भाजपा से योगेश वर्मा और सपा से जो है उत्कर्ष वर्मा, क्या लगता है टक्कर कैसी हो? हाँ, जनता का ये कहना होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तब तो दिख जाते हैं, लेकिन 5 साल क्षेत्र में नहीं दिखते हैं वो, तो ऐसा क्यों? नमस्कार, प्रत्यक्ष टीवी से मैं श्रुति दीक्षित। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के भाजपा जिला कार्यालय पर, जहां हम भाजपा जिलाध्यक्ष से कुछ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और किस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। साथ ही इनके साथ कुछ और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रत्यक्ष टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिलाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं, तो सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यही होगा कि एक जिलाध्यक्ष होने के नाते जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो जिले में आपने इस चुनाव की कमान किस तरह से संभाल रखी है? इस विधानसभा चुनाव के निमित्त हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ 8 विधानसभा में प्रत्याशियों को पुनः जिताने के लिए लगे हुए हैं और हमारे यहाँ प्रत्येक 60 मतदाता पे एक पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा हमारी बूथ की इकाइयाँ बनी हुई हैं, मोर्चाओं की बूथ इकाइयाँ बनी हुई हैं। हमारे सभी फेडरल संगठन बूथ तक सक्रिय हैं। सोशल मीडिया, आईटी लगातार सभी बूथों पर उनके ग्रुप बने हुए हैं। उसमें सूचनाओं का, सरकार की नीतियों एवं नीतियों का और प्रत्याशियों की सूचनाएं लगातार प्रेषित की जाती हैं। जनता को उनसे रूबरू कराया जाता है। जी। अच्छा, तो जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। इस बार सिर्फ एक विधानसभा सीट पर जो है प्रत्याशी बदला है, बाकी 7 प्रत्याशी वही हैं जो पिछली बार थे। तो जो ये 8 विधानसभा सीटें हैं और जो फिर से एक बार वही प्रत्याशी फिर से आ रहे हैं, तो इन 8 विधानसभा सीट के बारे में हम जानना चाहेंगे। जो ये विधायक रहे हैं हमारे 7 विधायक, एक तो चलो बदल ही गए, उनसे अभी तो नहीं हम बोल, जो 7 विधायक हैं, तो वो अपने काम पर क्या खरे उतरे हैं? पिछले 5 सालों में जो उन्होंने काम किया है, वो खरे उतरे हैं अपने काम पर? हमारा दल कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारा कार्यकर्ता जिसको संगठन टिकट देता है, निर्देशित करता है, उसको चुनाव लड़ाती है। जो हमारे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं थी, उनको उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। आपने देखा कोरोना में किस प्रकार से ऑक्सीजन कमी पड़ी। जितने भी ऑक्सीजन प्लांट बने हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपनी निधि से देने का कार्य किया है। और सरकार ने जो हमारा वादा किया था, जो संकल्प लिया था, उसको पूरा करने की ओर लगातार अग्रसर है। काफ़ी कुछ कर दिखाया है और कोरोना हो जाने की वजह से कुछ रह गया है, अब की सरकार बनने पे वो भी पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, कोरोना काल में जिले में सरकार ने किस तरह से यहाँ के जो विधायक रहे या जो लोकल के नेता रहे, उन्होंने किस तरह से काम किया है, जनता को किस तरह से मदद की गई है जिले में? हमारे जिले में चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, आपने देखा कि इस कोरोना काल में कार्य करते करते, सेवा के कार्य करते करते कई हमारे कार्यकर्ता कह सकते हैं कि बलिदान हो गए। अपना सर्वज्ञ न्यौछावर कर दिया उन लोगों ने, लेकिन कार्य को रोका नहीं, लगातार सेवा के कार्य करते रहे। अच्छा, जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है। क्या लग रहा है कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर मजबूत दावेदारी पेश हो रही है? सभी 8 सीटें मजबूत दावेदारी की हैं और पिछली बार जितने वोटों से जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। ये हमें अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने साथियों के दम पर और अपने सहयोगियों के दम पे पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए, योगी सरकार के कार्यों के द्वारा और देश में आदरणीय मोदी जी के द्वारा किए गए जो जनहितकारी कार्य हैं, उनकी बदौलत या बात मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ।
अच्छा, लखीमपुर में हुए तिकुनिया कांड ने ना सिर्फ जिले में ना प्रदेश में बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया था। तो क्या लगता है इस कांड से कहीं ना कहीं पलिया की राजनीति में कोई नया मोड़ आ सकता है या कोई खलबली मच सकती है? निसंदेह तिकुनिया घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन किन परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं हुई, उसको हमारी सरकार ने एसआईटी गठित किया। एसआईटी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है। अब चूंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कोई विधानसभा हमारी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि जो कांड हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो गई है। लोगों को विश्वास है, सभी लोगों को मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जबकि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस दुखद घटना में भी राजनीति करने की कोशिश की है। कुछ स्टेट में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कुछ लोगों को मुआवजा दिया, क्या मरने वाले नागरिक नहीं थे? लेकिन हमारी सरकार, हमारी पार्टी सबको समान अधिकार दे रखा है, सब पे विश्वास करती है, सबका साथ लेकर चलती है। इसी कारण हमने सभी को मुआवजा दिया है और जांच हुई है, न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय से परिणाम आएगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसी भी बात नहीं है हमारे ज़िले में। अच्छा, इस कांड ने तो जो है विपक्ष ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या नेता जो हैं गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और लगातार भी वो आरोप लगाते रहते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं कई बार आम जनता से भी ये सुनने को मिल जाता है कि ये गुंडागर्दी खत्म करने का ये लोग जो है दावा करते हैं, लेकिन इनकी सरकार में जो है इनके नेता विधायक ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ सच्चाई है और जिले में इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ माहौल है जिले में गुंडागर्दी से भरा हुआ या ऐसा कुछ? हमारी सरकार में गुंडागर्दी और माफियागर्दी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। 2200 करोड़ से ज़्यादा माफियाओं और आपराधिक तत्वों की संपत्ति जब्त की गई है। किसी मामले में हमारे विधायक या सांसद इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। अगर कोई राजनीतिक कारणों से उनका नाम लेता है तो वो गलत है, और किसी का भी नाम अगर आया है हमारे किसी कार्यकर्ता भी, तो उस पर प्रभावी कार्रवाई सरकार और पुलिस प्रशासन ने किया है। अच्छा, अभी प्रदेश में कई जगहों पर विद्यार्थियों के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज में हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ की, विद्यार्थियों को मारा। तो क्या इस तरह का बर्ताव जो है वो शोभा देता है और इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, आपको जानकारी होगी कि इसकी प्लान किसने बनाया था। 2 लोग अरेस्ट भी किए गए थे, वो समाजवादी जनसभा के कार्यकर्ता थे, और जिन्होंने उपद्रव किया था उन पे पुलिस ने कार्रवाई की है। बाकी हम स्वयं छात्र नेता रहे हैं, छात्रों का दुख दर्द डालते हैं, और हमारी सरकार इसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। उनकी जो जायज़ मांग है उनको पूरी की जा रही हैं, और जिन लोगों ने गलत तरीके से कुछ भी किया है पुलिस के अधिकारियों में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आगे जांच के बाद भी कार्रवाई होगी। अच्छा, ये बताइए, 5 साल हो गए हैं, 8 विधायक, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जिले में क्या बेहतर कार्य हुए हैं? आप देखिए, सबसे बड़ी सौगात तो ये है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 2017 से पहले पूरे प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज 68 मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। इससे बड़ा शिक्षा क्षेत्र में क्या प्रगति हो सकती है? कई आईटीआई कॉलेज भी खुले हैं। श्रीनगर में भी आईटीआई कॉलेज बन रहा है, गोला में भी आईटीआई कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। उसके अलावा जो कृषि महाविद्यालय की बात हुई थी उसका भवन भी बनकर तैयार हो चुका है, जल्दी वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2 वर्ष कोरोना रहा है, इसलिए कुछ दिक्कतें आई हैं। इस बार सरकार बनते ही सभी मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मुहैया होनी चाहिए हमारी सरकार मुहैया कराएगी। जिले में कई जगह पर किसानों ने भी धरना प्रदर्शन किया। हाल ही में गोला मिल पे बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। तो इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे और क्या मतलब जिले, क्या किसान क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि सरकार बोलती है कि भुगतान हो रहा है, लेकिन किसानों को कहना है भुगतान नहीं हो रहा है, और फसलों को लेकर भी उनका कहना है कि जानवर आते हैं खा के चले जाते हैं हमारा। क्या सरकार मतलब इसके लिए कुछ कर नहीं रही है? गौशालाओं की बात करें तो लोगों का कहना है कि सिर्फ कागज़ पे बनी हुई हैं गौशालाएं, अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कोई एक भी गौशाला नहीं दिखती है। कई गौशालाएं हैं, उदाहरण दे सकते हैं, उनको दिखा भी सकते हैं और को जानकारी भी होगी। विपक्षियों का काम है विपक्ष का भी विरोध करना,
लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। रही गन्ना पेमेंट की बात, निसंदेह कुछ समस्याएं आई हैं। सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी एक बार पैसा दिया इसके लिए करने के लिए, तो उन्होंने रिपेयरिंग में जो मशीनें थी लगा लिया। उसके बाद ही लगातार भुगतान हो रहा है। अभी आपने देखा है कि पिछले 31 दिसंबर तक का भुगतान हमारी सरकार ने करा दिया है। भुगतान ये बजाज ग्रुप जो मिले हैं, इनमें जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, आप लोग सभी लोग जानते हैं, उनके बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, आर्थिक रूप से या अन्य कारणों से भी। वो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भी किसानों का पेमेंट नहीं कर रही है। उसमें भी हमारी सरकार ने FIR कराई है और लगातार बेहद संवेदनशीलता के साथ में किसानों के साथ है। और हमारी पार्टी और हमारी सरकार दोनों किसानों का बहुत सम्मान करती है, इसीलिए किसान सम्मानित देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अच्छा, गौशाला की आपने बात की, तो हम ये जानकारी आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे कि ज़िले में लगभग कितनी गौशालाएं बनी हुई हैं। छोटी बड़ी बना के तो लगभग 1 सैकड़ा के आसपास पहुंच गई हैं, लेकिन बड़ी बड़ी भी दर्जनों हैं। आप देख लीजिए, मगदापुर में 2 जगह पे है, यहाँ हमारे यहाँ भानपुर पड़ता है, वहाँ पे है, खमरिया में है, खम्भारखेड़ा में है, निघासन में है। हर विधानसभा में 5-5, 7-7 जगह पे हैं। क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि गाय हम लोगों ने छोड़ी है, हम किसान भाइयों ने, तो उसके लिए एक पंचायत होनी चाहिए आपस में बैठ के कि हम लोग ऐसा ना करें। अब देखिए, कोई भैंस नहीं छोड़ता है, गाय छोड़ी गई हैं, उसकी समस्या पे है और काफ़ी निदान करने सरकार ने प्रयास भी किया है। हम लोग 30-30 रुपये देने के लिए भी तैयार हैं। जो 4 गायों को रखेगा उनको 30 रुपये पर हेड देने का काम करेगी हमारी सरकार। एक गाय पर 30 रुपये 30 रुपये पर डे देने का वो करेंगे और 900 रुपये महीने देने का काम करेंगे। समस्या है, काफ़ी निदान भी हुआ है, लेकिन अभी कुछ किए जाना शेष है। जल्द ही हमारी सरकार इसको नया कानून बना के दूर करेगी। अच्छा, ज़िले में भाजपा की दावेदारी पेश करने के लिए किस तरह की रणनीति पर काम हो रहा है? कैसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अब जो है ऑफ़लाइन नहीं, ऑनलाइन पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कोविड की वजह से। तो ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है ज़िले में? IT और सोशल मीडिया हमारा बहुत स्ट्रांग है और सभी चीज़ों में हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ही तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं। और जो बूथ पर हमारे ग्रुप बने हुए हैं, कई लाखों लोगों को जोड़ा गया है पहले से भी। इसके पड़ोस में हमारा रूम है पूरा IT का। इसके अलावा भी कई व्यवस्था कार्यालय में भी हैं। लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा जा सकता है और लगातार हम लोग, कोरोना काल हो या कोई भी हो, वर्चुअल मीटिंग किया करते हैं। अभी 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भी करेंगे, उनसे हर विधानसभा से हज़ारों हज़ार लोग जुड़ेंगे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल भी प्रस्तावित है अपने ज़िले की, 2 लाख लोग जुड़ेंगे इसमें, तैयारी। अच्छा, अभी सदर जो विधानसभा है 142, भाजपा से योगेश वर्मा और सपा से जो हैं उत्कर्ष वर्मा, क्या लगता है टक्कर कैसी होगी? हमारी कोई टक्कर नहीं है। हम पिछली बार वोटों जितने जीते थे उससे ज़्यादा मतों से इस बार पुनः जीतने जा रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर हमने जनता से बातचीत की है, तो जो है जो विधायक हैं योगेश वर्मा, उनसे कहीं ना कहीं जनता का थोड़ा सा नाखुश दिखी है। तो क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा? हमने तो पहले लगातार भाषणों में, लगातार मीटिंगों में, जनसंपर्क में हम और हमारे सभी पदाधिकारी लगातार कहते हैं कि अगर हम लोगों से या किसी जनप्रतिनिधि से जाने अनजाने में कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसकी सज़ा कोई योगी जी को और मोदी जी को ना दे। अगर कोई गलती हम लोगों से हुई है तो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये हम आम जनता को और सभी को आपके चैनल के माध्यम से भी विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि हाँ, जनता का ये कहना होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तब तो दिख जाते हैं, लेकिन 5 साल क्षेत्र में नहीं दिखते हैं वो। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? क्यों नहीं दिखते हैं 5 साल? नहीं, क्षेत्र में दिखते हैं। हो सकता है जिससे आपकी बात हुई हो वहाँ ना दिखे हों। हमारे जनप्रतिनिधि भी दिखते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी दिखते हैं। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे बाढ़ राहत का कार्य हो, जो भी समस्या आई है, हम सिर्फ जनता को वोटर नहीं समझते हैं, हम राष्ट्र का नागरिक समझते हैं। उस हिसाब से उनसे व्यवहार करते हैं। विपक्ष जो है कई सारे मुद्दे इस बार जो है लेकर के आ रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ और पार्टियां भी मैदान में उतर आई हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, AIMIM। और हाल ही में जो है AIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये बयान भी दिया था, जो तिकुनिया कांड हुआ है वहाँ पर जो है अमित शाह हर जगह रैली कर रहे हैं, अभी तक वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे हैं? तो क्या इस बयान का क्या मतलब समझें? अब उन्होंने किन परिस्थितियों में बयान दिया है इसकी तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ओवैसी जी
या बताएंगे अमित शाह जी कहाँ रैली करेंगे, वो नहीं तय करेंगे, ये पार्टी का फैसला है। और ओवैसी जी एक स्टेट के एक छोटे से इलाके के छोटे से नेता हैं, और जो हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो, देश का गृह मंत्री। लेकिन इस बार तो वो भी चुनाव में उतर रहे हैं ना। चुनाव में लोकतंत्र है, कोई भी उतर सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता फैसला करेगी कि जनता का नेता कौन है। तो चुनाव में इन पार्टियों के आने से कुछ असर पड़ सकता है? पहली बात तो आपको हम क्लियर कर दें, एक भारतीय जनता पार्टी है, बाकी जितने आप पार्टियों का नाम ले रही हैं ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, चाहे गांधी परिवार की हो, चाहे समाजवादी परिवार यादव परिवार की हो, चाहे ओवैसी की IIM हो, सब ये एक प्रॉपर्टी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, इसका छोटा छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है बूथ का, लेकिन इनके यहाँ निश्चित है कि गांधी परिवार का अध्यक्ष बनेगा, यादव परिवार का ही अध्यक्ष बनेगा। सिर्फ हमारी पार्टी है। JP नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा किसी को नहीं पता है, सुनील सिंह का अध्यक्ष कौन बनेगा किसी को नहीं पता है, आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी के बाद में अध्यक्ष कौन बनेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन इनके यहाँ अगर होने वाले के बच्चे का भी आप नाम बता दीजिए तो हम बता सकते हैं कि वही आगे चल के इनके यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा या अध्यक्ष बनेगा। लेकिन चलिए ठीक है, परिवारवाद तो नहीं, लेकिन विपक्ष जो है आरोप लगाता रहता है कि जातिवाद की राजनीति होती है भाजपा में, हिंदूवाद की, हिंदूवादिता ज़्यादा है, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाता है भाजपा के माध्यम से और धर्मों को नहीं इतना। तो इस पे कुछ? हमारे तो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम लोग तुष्टिकरण किसी का नहीं करते हैं, लेकिन अधिकार सभी का देते हैं। आप देख लीजिए जितने भी लाभार्थी हैं सभी जाति के हैं, सभी धर्मों के हैं। और यदि अगर पार्टी की आप बात करें कि जातिवाद का, तो हर पार्टियों की जो सरकार होती थी उनका कि जात विशेष या धर्म विशेष पर फोकस हुआ करता था। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिए किस जात की है। राष्ट्रपति हमारे माननीय राष्ट्रपति अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अगड़े उससे आते हैं, हमारे दोनों मुख्यमंत्री एक पिछड़े उससे आते हैं, एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पिछड़े समाज से आते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि वहाँ फिर सामंजस्य नहीं है? ठीक है, पिछड़े समाज की आपने बात की। अभी जो हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, सपा में शामिल हुए, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था पार्टी में। आप लोग बोलते हैं कि नहीं, हम सारे धर्मों सारे जाति को साथ में लेकर के चलते हैं, तो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया अगर ऐसा कुछ नहीं है पार्टी में? 5 साल उन्होंने मलाई खाई, बीच में उनको क्यों पिछड़ों की याद नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। जिस प्रकार से SC आयोग है कि उसे FIR लिखने की सबकी छूट है, उस प्रकार संवैधानिक दर्जा देने का काम हम पिछड़ों को हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार दिया है। हमने चुनाव में पिछली बार नारा भी दिया था, कि अब की बारी सरकार, पिछड़ों की जिम्मेदारी, भाजपा सरकार की बारी, पिछड़ों की जिम्मेदारी। अच्छा, जिले में जैसे प्रदेश के तो कई सारे मुद्दे हैं भाजपा के, जिले में क्या जो है मुख्य मुद्दे रहेंगे चुनाव के? हम गन्ना किसानों का पेमेंट, बाढ़ से नियात दिलाने काम करेंगे, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो 2 वर्ष कोरोना बीच में आ गया हमारी सरकार नहीं कर पाई है, उसको करेंगे। शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे और रोजगार के अवसर, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, कौशल विकास मिशन आज के तहत बढ़ाने का, नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। से हमने बातचीत की, इन्होंने जिले की चुनावी माहौल के साथ साथ प्रदेश के बारे में भी कुछ चर्चा की, कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, इन्होंने अपनी राय बताई। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिले की राजनीति में क्या माहौल बनता है, जो कि रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। और देखने ये दिलचस्प होगा कि आखिर जिले के जो 8 सिंहासन हैं, 8 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से कौन सी सीट निकलती है और कौन सी सीट धराशायी होती है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रत्यक्ष टीवी।